Good evening class. Our today's topic is cell death or programmed cell death or also called apoptosis. Introduction. Cell death by injury. सेल का डेथ जब इंजरी के दौरान होता है, दो तरीके से इंजरी के दौरान सेल का डेथ होता है. एक होता है मैकेनिकल डैमेज एंड दूसरा होता है एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स. मैकेनिकल डैमेज हो सकता है किसी इंजरी के कारण और दूसरा जब सेल किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तब उसमें इंजरी कॉज होती है. दूसरा होता है सेल डेथ बाय सुसाइड. सेल का डेथ सुसाइड मतलब सेल अपने आप को जब डिस्ट्रॉय करता है तो इसे कहा जाता है सेल डेथ बाय सुसाइड. ये भी टू टाइप से होता है. इंटरनल सिग्नल, जब सेल में इंटरनली ये सिस्टम चले तब ये होता है इंटरनल सिग्नल. और एक्सटर्नल, जब किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन या स्ट्रेस को सेल टॉलरेट नहीं कर पाता तब जब उस सिग्नल्स के थ्रू जब सेल अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाता तो उस सिग्नल के थ्रू जब सेल का डिस्ट्रॉइंग का मैकेनिज्म होता है तो वो कहलाता है एक्सटर्नल सिग्नल्स. इसके बाद में एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ इज केयरफुली कोऑर्डिनेटेड कोलैप्स ऑफ सेल्स, प्रोटीन डिग्रेडेशन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन फॉलोड बाय रैपिड इनकल्फमेंट ऑफ क्रॉप्सिस बाय नेबरिंग सेल्स. एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है वो क्या होता है, जो हेल्दी सेल्स के आसपास जितनी भी सेल्स है अगर उस सेल्स का प्रोटीन डिग्रेडेशन हो रहा है या उस सेल्स में प्रेजेंट डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है जिसके कारण सेल्स जो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है. और इस तरह के सेल का जब पूरा बाउंड्री बन जाता है किसी हेल्दी सेल के आसपास तो वो जो हेल्दी सेल है वो भी अपने आप को क्या करने लगता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है. और यही क्रिया एपोप्टोसिस कहलाती है. इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वॉर्म्स टू ह्यूमंस. ये जो एपोप्टोसिस की क्रिया है या प्रोग्राम सेल डेथ की क्रिया है ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्पैन का बहुत इसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी के थ्रू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो होता है वो कंप्लीट होता है. एपोप्टोसिस प्लेज अ मेजर रोल फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट टू सेनेसेंस. एपोप्टोसिस जो होता है वो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट से लेकर सेनेसेंस तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. वाई शुड अ सेल कमिट सुसाइड. कोई भी सेल क्यों सुसाइड कमिट करेगी, क्यों वो सेल्फ अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा. एपोप्टोसिस इज नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट. एपोप्टोसिस की क्रिया किसी भी प्लांट सेल या प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. इसका एग्जाम्पल जो हम प्लांट के केस में देखते हैं वो होता है पतझड़ का आना, कि जब एक लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट होता है, जितने भी क्या होते हैं पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनका जब एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो उस प्लांट से पूरे लिप्स कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं और उसके नेक्स्ट ग्रोविंग सीजन में फिर से न्यू लिप आते हैं. ये है आपका एपोप्टोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट के केस का एग्जांपल. सेकंड, एपोप्टोसिस इज नीडेड टू डिस्ट्रॉय सेल. एपोप्टोसिस जो होता है वो सेल्स के डिस्ट्रॉइंग, ऐसे सेल्स अगर किसी सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो इन्फेक्टेड सेल यदि डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो वो दूसरे हेल्दी सेल्स को भी इन्फेक्टेड करेगा. तो इस तरह सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एपोप्टोसिस का होना इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम्पल है सेल्स इन्फेक्टेड वायरस. ऐसे सेल जो वायरस इन्फेक्टेड हैं उनका डिस्ट्रॉय होना. सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऐसे सेल्स जो क्या कर रहे हैं अपने आप को अडाप्ट नहीं कर रहे, स्ट्रेस कंडीशन से अपने आप को अडाप्ट नहीं कर रहे हैं और उस स्ट्रेस कंडीशन, अगर वो स्ट्रेस कंडीशन किसी केमिकल सब्सटेंस के कारण हो रहा है और सेल अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रहा है और उसमें टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है तो वो टॉक्सिसिटी डेवलप होने के कारण यदि एक सेल दूसरे को इन्फेक्टेड कर रहा है तो इन्फेक्शन होने से पहले उसका डिस्ट्रॉय होना इंपॉर्टेंट है. सेल विद डीएनए डैमेज, ऐसे कोई सेल्स है जिसका डीएनए जो है ऑलरेडी डैमेज सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट है तो वो डैमेज सीक्वेंस वाला जो डीएनए है या सेल है यदि वो किसी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें भी जो डीएनए जाएगा वो डैमेज सीक्वेंस जाएगा. तो इस तरीके से उस तरह के सेल्स का डिस्ट्रॉय होना. और कैंसर सेल्स, ऐसे सारे सेल्स जिसके कारण क्या होता है ट्यूमर कॉज होता है या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिवीजन होता है और अगर वो सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है एपोप्टोसिस की क्रिया के द्वारा वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इस तरह सेल हेल्दी बन सकती है. तो इसलिए भी एपोप्टोसिस इंपॉर्टेंट है. व्हाट मेक्स अ सेल डिसाइड टू कमिट सुसाइड. ऐसा कौन सा कंडीशन बनता है जो सेल को वो सेल ये डिसाइड करता है कि अब उसको अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना है. विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स, जब पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स फॉर न्यूरॉन्स, तो ये वाला यहाँ पर, और इंटरल्यूकिन ये तो एनिमल सेल्स का हो गया तो ये चीज़ आप
भी छोड़ सकते हैं। दूसरा जो है रिसिप्ट ऑफ नेगेटिव सिग्नल, जब प्लांट नेगेटिव सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल्स है इंक्रीज लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेंट्स विद इन द सेल्स। इसमें क्या होता है, ऐसे सारे प्लांट ग्रुप्स जिनमें टैनिन रेनिन का फॉर्मेशन होता है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जब इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीडेंट्स बनते हैं और वो रिलीज नहीं हो पाते हैं तो वो जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो प्लांट्स के लिए ही हार्मफुल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे सेल्स जो टैनिन रेनिन का फॉर्मेशन करते हैं वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। डैमेज टू डीएनए बाय ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स के कारण डीएनए डैमेज यदि किसी सेल्स में हो रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बजाय अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। डेथ एक्टिवेटर्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, टीएनएफ अल्फा, ठीक है, शॉर्ट में टीएनएफ अल्फा कहा जाता है। तो ये एक सिग्नल देता है प्लांट में, अगर ट्यूमर कॉस अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन होता है तो ये एक सिग्नल है, या आकर उस सेल को डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय होने का सिग्नल देता है। फिर आपका लाइफोटॉक्सिन, ये भी अगेन प्लांट सेल्स में ये वर्क नहीं करता है, ये भी एनिमल सेल्स में वर्क करता है। और फास्ट लिगेंड, ये भी एनिमल सेल्स में वर्क करता है। प्लांट में ओनली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा वर्क करेगा। इसके बाद में है नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या चीज़ होती है और एपोप्टोसिस क्या होती है, उसका यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्रोसिस में सेलुलर स्वेलिंग होती है जबकि एपोप्टोसिस में सेलुलर कंडेंसेशन होता है। मतलब यहाँ पर सेल्स जो होती है वो डेड सेल्स आकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे बैबलिंग का फॉर्मेशन होता है, आगे अपन पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन और ब्रोकन, नेक्रोसिस की क्रिया में सेलुलर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उसमें ब्रेकेज होता है जबकि एपोप्टोसिस में रिमेन्स मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं लास्ट तक। एटीपी इज डिप्लीटेड, यहाँ पे एटीपी का डिप्लीशन होता है और एपोप्टोसिस के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर्स एटीपी। सेल लाइसिस इलेक्टिंग अन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यहाँ पे होता है सेल इज फैगोसाइटोज नो टिश्यू रिएक्शन। नेक्रोसिस में जो होता है सेल का लाइसिस होता है जबकि एपोप्टोसिस में सेल जो होती है खुद अपने सेल को, अब फैगोसाइटोसिस की क्रिया पहले भी पढ़ चुके हो। फैगोसाइटोसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी होती है जिसको हम लाइसोसोम को कहते हैं, तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस की क्रिया होती है एपोप्टोसिस में। इसके बाद डीएनए फ्रेगमेंटेशन इज रैंडम और स्मीयर्ड। नेक्रोसिस में डीएनए फ्रेगमेंटेशन रैंडमली होता है या छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मीयर्स में ये डिवाइडेड हो जाता है। लैडर लाइक डीएनए फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ पे पूरा का पूरा सेल में प्रेजेंट जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है इन विवो होल एरियाज ऑफ द टिश्यू आर अफेक्टेड। नेक्रोसिस में टिश्यू, उस सेल में प्रेजेंट टिश्यू का पूरा एरिया अफेक्टेड होता है जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स अपीयर अफेक्टेड। जो सेल डैमेज्ड है या जो सेल इन्फेक्टेड है सिर्फ वही सेल जो होता है वो एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे देख लीजिए सेलुलर वे पे किस तरह नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस चलता है, ये दिया हुआ है। नेक्रोसिस की क्रिया में देखो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग होती है। नेक्रोसिस में सेलुलर होती है, वाटर अब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पे सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। सेलुलर स्वेलिंग होने के बाद सेल का लाइसिस होता है, धीरे धीरे इसके अंदर प्रेजेंट जो भी इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस है, कंपोनेंट्स है, वो सेल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो सेल है वो उस फिजिकल ट्रॉमा को सहन नहीं कर पाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, उस सेल का लाइसिस होने लगता है। जबकि एपोप्टोसिस की क्रिया में जो सेल इन्फेक्टेड है सिर्फ वो सेल जो होती है क्या हो जाती है, वो सेल जाकर एग्रीगेट हो जाती है एक स्थान पर। सेकेंड स्टेप में उसी सेल से क्या होता है, आउटग्रोथ का एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम सेल ब्लैबिंग कहा जाता है। आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेल ब्लैबिंग होता है और बाद में ये ब्लैब्ड सेल्स जो होती है उसको लाइसोसोम जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये होता है एपोप्टोसिस। अब स्टेजेस ऑफ एपोप्टोसिस यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले स्टिमुलेशन रिसेप्टर मीडिएटेड और नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। अभी हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स दोनों पढ़ा है। सिग्नल्स के बेसिस पे इसमें स्टिमुलेशन होता है कि सेल्स को मैसेज आता है कि भाई अब जो है वो अपने आप को अगर अडाप्ट नहीं कर पा रही है और अपने कारण अगर वो किसी हेल्दी सेल को इन्फेक्टेड कर रहा है तो उससे पहले उसको क्या होना है, डिस्ट्रॉय होना है। इस तरह का सिग्नल आता है, उसे हम स्टिमुलेटर कहते हैं। द इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स, फिर सिग्नल आ गया। सिग्नल आने के बाद में सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू सेल जो होता है वो इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स किस तरीके से दे सकता है, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस रिलेटेड जीन्स, जो एपोप्टोसिस रिलेटेड जीन्स होते हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं और कैल्शियम रिलीज करते हैं जिसके कारण कैल्शियम रिलीज होने के कारण एटीपी का यहाँ पे डिप्लीशन हो जाता है। फिर थर्ड स्टेज है एपोप्टोसिस, सेल डिसमेंटिंग डीएनए डेग्रेडेशन। डीएनए का डेग्रेडेशन स्टार्ट होता है, टूटना स्टार्ट होता है। एक्सप्रेशन ऑफ फैगोसाइट रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल्स। फिर जो
ब्लैबिंग होती है। ब्लैबिंग या जो ब्लैब्ड सेल्स होते हैं वो उनका फैगोसाइटोसिस के लिए सिग्नल जाता है। फिर फोर्थ स्टेप है आपका फैगोसाइटोसिस की। जो ब्लैब्ड सेल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा सेल उसको खुद ही क्या कर लेते हैं, इन्गल्फ कर लेते हैं। फिर है फेलियर ऑफ फैगोसाइट रिकॉग्नाइजेशन लीड्स टू सेकेंडरी नेक्रोसिस। अगर किसी कारणवश फैगोसाइटोसिस की क्रिया नहीं हो पा रही है तो सेकेंडरी नेक्रोसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कंटेंट्स। और जो भी इंट्रासेलुलर कंटेंट्स हैं उस सेल्स में वो सारे बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। इस तरह एपोप्टोसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। फिर ये एपोप्टोसिस का यहाँ पे मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए कैसा दिया हुआ है। मेम्ब्रेन ब्लैबिंग एंड चेंजेस हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल लीकेज हो सकता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, सेल श्रिंकेज हो सकता है, सेल आपस में सिकुड़ सकते हैं जिसके कारण क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमेटिन जो होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनल रिडक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल लेवल में अपोप्टोसिस किस तरीके से हो सकता है, सेल श्रिंकेज, ऑर्गेनल रिडक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल लीकेज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, उसी का ऊपर डायग्राम दिया हुआ था, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एंड मेम्ब्रेन ब्लैबिंग एंड चेंजेस। Blabbing in apoptotic bodies. The control retained over the cell membrane and cytoskeleton allows intact pieces of the cell to separate for recognition and phagocytosis by membrane system. तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लो। जैसे ही आपको बताया कि जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती है, हेल्दी सेल्स में से वो जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है वो ब्लैब के फॉर्म में या आउटग्रोथ के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद में वो आउटग्रोथ जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और वो स्मॉलेस्ट पीसेस जो होता है लाइसोसोम के जो सेल्स होते हैं उसको वो फैगोसाइट कर लेते हैं और इसी ब्लैब्ड सेल्स को ही एपोप्टोटिक बॉडी कहा जाता है। और इसी एपोप्टोटिक बॉडी को जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेनस सिस्टम या लाइसोसोम जो होते हैं उसको फैगोसाइट के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एपोप्टोसिस का पाथवे यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब बाहर की तरफ चलने वाला। डेथ लिगेंड्स होते हैं, ये डेथ लिगेंड्स जाके सिग्नल कॉज करते हैं। सिग्नल कॉज करने के बाद में इस डेथ रिसेप्टर को जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो अपटेक करते हैं। इसके बाद में कैस्पेस 8 एक सिग्नल है जिसके थ्रू एपोप्टोसिस का स्टार्टिंग होता है। इसके बाद यहाँ पे इफेक्टर है कैस्पेसिस 3 और इसके इन्वॉल्वमेंट के बाद में प्रोग्राम सेल डेथ की क्रिया जो होती है वो कंप्लीट होती है। और इसी को जब आप एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब अंदर सेल के अंदर की तरफ के पाथवे इंटरनल सिग्नल के थ्रू जब चलता है तो किस तरीके होता है डीएनए डैमेज होता है। डैमेज को कॉज करने वाला जो फैक्टर होता है वो P53 होता है। ये P53 के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोक्रोम सी का पाथवे जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है और उसके बाद में प्रोग्राम सेल डेथ को इनिशिएट करने का कार्य कैस्पेस 9 करता है। कैस्पेस 9 के बाद जो इफेक्टर है वो उस प्रोग्राम सेल डेथ को कंट्रोल करता है कैस्पेस 3 और इसके इन्वॉल्वमेंट के बाद प्रोग्राम सेल डेथ कंप्लीट होता है। इसके बाद मेजर प्लेयर्स इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो हैं कैस्पेसिस, अडाप्टर प्रोटीन्स, टीएनएफ एंड टीएनएफआर फैमिली। ये जो है आपका टीएनएफ एंड टीएनएफआर फैमिली ये एनिमल सेल्स में वर्क करता है। BCL2 फैमिली भी एनिमल सेल पे वर्क करता है। आपको सिर्फ कैस्पेसिस के बारे में पढ़ना है, अडाप्टर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है प्लांट सेल्स के केस में। ये वाला आप पढ़ लेंगे एपोप्टोसिस सिग्नलिंग एंड कंट्रोल पाथवेज जो अपन ऊपर पढ़े हैं उसी का ये फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सेकंड वाला जो आपका स्लाइड है एपोप्टोसिस सिग्नलिंग एंड कंट्रोलर पाथवे सेकंड, ये भी पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में भी अपन ऊपर पढ़े हैं। उसके बाद ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, ये आपको छोड़ देना है, ये प्लांट केस में ये नहीं चलता। BCL2 जो होते हैं प्लांट केस में प्लांट सेल्स में इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये आपको छोड़ देना है। फिर आपका रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का रेगुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले स्टिम्युलेटर आते हैं, स्टिम्युलेटर जो होते हैं वो एपोप्टोसिस के लिए सेल को स्टिम्युलेट करते हैं। उसके बाद सेल्स जो होता है वो टारगेट सेट करता है कि कौन कौन से सेल इन्फेक्टेड हैं या किसको डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद एपोप्टोसिस की क्रिया होती है। एपोप्टोसिस बाय कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दैट स्क्रैम्बल द नॉर्मल स्टेटस ऑफ सेल। एपोप्टोसिस जो होता है वो सिग्नल कन्फ्लिक्ट करता है और ये सिग्नल कन्फ्लिक्ट करने के बाद सेल, ऐसी सेल जो इन्फेक्टेड है या ऐसी सेल जो अपने आप को स्ट्रेस कंडीशन में अडाप्ट नहीं कर पा रही है उनमें एपोप्टोसिस कॉज होता है। उसके बाद में होता है एपोप्टोटिक स्टिम्युलेटर होते हैं जो कि साइटोकाइनिन्स जो होते हैं हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, तो उसके सिंथेसिस को ये रोक देते हैं एपोप्टोटिक स्टिम्युलेटर, जिसके कारण सेल्स में मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है और लास्ट में उसमें डेथ कॉज होता है और
कॉज होता है। इसके बाद लास्ट है इसका डीएनए ब्रेकेज। डीएनए ब्रेकेज के लिए कौन इन्वॉल्व होते हैं? P53 इन्वॉल्व होते हैं। ये P53 सेल साइकिल को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, और सेल साइकिल के रुकने के कारण सेल्स जो होती है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? इम्पॉर्टेंट इन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए एपोप्टोसिस का होना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आप लोगों का डेवलपमेंट एंड अडल्ट डेवलपमेंट दिया है ये एनिमल के बेसिस पे दिया हुआ है, ये आपको नहीं लिखना है। एक्सेस अपोप्टोसिस, यदि कंटिन्यूसली अपोप्टोसिस की प्रोसेस होती रहेगी तो वो भी हार्मफुल है, जिसके कारण प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और अगर अपोप्टोसिस, डेफिशिएंट अपोप्टोसिस, यदि अपोप्टोसिस की क्रिया कम होती है तो प्लांट्स में क्या हो जाएगा? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, तो प्लांट में ट्यूमर कॉज होगा। इसलिए अपोप्टोसिस का बैलेंस क्वांटिटी में होना भी, बैलेंस अमाउंट में होना भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, द बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड डेथ रिसेप्टर्स एंड लिगेंड नीड टू बी स्टडीड। अपोप्टोसिस में जो जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स एंड रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जिसके बारे में रिसेंट रिसर्च के थ्रू भी बहुत कम इंफॉर्मेशन है। नीड टू नो वेदर डिफेक्ट्स इन दीज लिगेंड्स एंड रिसेप्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिसीज। और उसके बारे में ये भी जानकारी होना इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिगेंड्स एंड रिसेप्टर्स अपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो कोई डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में या नहीं करते हैं। तो इसके बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी इंफॉर्मेशन का होना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में है कंक्लूजन, अन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है अपोप्टोसिस। सेल कैन बी इनिशिएटेड एक्सटेंसली थ्रू डेथ लिगेंड्स। डेथ लिगेंड्स कौन कौन से हैं? इनिशिएटर कैस्पेज 8 है, जिसके थ्रू क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी इंड्यूस्ड होती है, और सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने नेबरिंग सेल्स के थ्रू अपने डिस्ट्रक्शन को वो कंट्रोल करते हैं। कैन बी इनिशिएटेड, ये क्या होते हैं? इंटरनल सिग्नल्स के थ्रू भी इनिशिएट हो सकते हैं और एक्सटर्नल सिग्नल के थ्रू भी इनिशिएट हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से इंटरनल सिग्नल्स है उसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और कौन कौन से एक्सटर्नल हैं उनके बारे में भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। डीएनए डैमेज होता है साइटोक्रोम C के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेज 9 होता है, कैस्पेज 8 होता है, कैस्पेज 3 इफेक्टर का वर्क करता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके अपोप्टोसिस को या सेल डेथ को कॉज करते हैं। यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम सेल डेथ का टॉपिक कंप्लीट होता है।